आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी, वीरेंद्र चौधरी जी, महानगर के अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी एवं आदरणीय खजानदास जी, आदरणीय उमेश शर्मा बाबू जी एवं हमारे अनेक वरिष्ठ और दायित्ववान कार्यकर्ता इसमें पहली पंक्ति में बैठे हैं। रोहिला जी से लेकर सुरेश भट्ट जी, विश्वास टावर जी, मित्तल जी, विनय रोहिला जी, देवेंद्र वसीम जी, श्याम अग्रवाल जी, श्रीमती विनोद उनियाल जी, श्रीमती मधु भट्ट जी, आदित्य कुमार जी, हमारे विनय गोयल जी, अनिल गोयल जी, जैन साहब, नहीं सकता नाम लूँ, राकेश गिरी जी, सभी उपस्थित और हमारे सभी आज जिनका हम सबको सौभाग्य मिला आदरणीय भूपेंद्र जी के साथ, जिनको यहाँ पर सम्मानित किया, जो लोकतंत्र सेनानी हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी आए हुए महानगर के हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों और उपस्थित मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस समारोह में हम सबका मार्गदर्शन करने पधारे देश के वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर अपनी ओर से समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आप सबकी तरफ से उनका हृदय से एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके निर्देशन में आज हम वन और पर्यावरण के क्षेत्र में अनेक काम कर रहे हैं और वैश्विक मंचों पर भारत अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। अनेक कार्य आज इस क्षेत्र में हो रहे हैं और आपकी कार्यशैली के हम नहीं पूरा देश बहुत कायल है। और मैं सच बताऊं तो इतनी फास्ट कार्यशैली, तीव्र गति से निर्णय लेना, और मैं आज से 2 साल पहले की बात बताता हूं आप सबको, क्योंकि आज वो मंच पर हैं और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उनके साथ मुझे भी आज ऐसे कार्यक्रम में पहली बार रहने का उसके बाद अवसर प्राप्त हो रहा है। तो 4 नदियां हमारी, गोला, कोसी, नंदौर और सागर, जिसमें लाखों लोगों को वहां साल भर में जब काम चलता है उसके कारण से रोजगार मिलता है, और अचानक उसके जो 10 साल का कालखंड होता है वो कालखंड पूरा हो गया। और संयोग से क्या था कि ऐसा काम पहले के समय में ये सब काम करवाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, वहाँ मिलना होता था, फिर फाइल प्रोसेस में जाती थी, फिर उसकी स्वीकृति मिलती थी और महीनों लग जाते थे। और चूंकि ये एक सरकार का काम होता है, लेकिन यहाँ से कोई फाइल ऐसी चली नहीं थी। और लेकिन वो पोर्टल चलता है, उसमें तो उनमें दिनों का हिसाब होता है कि कितने दिन में पोर्टल बंद होगा। तो भारत सरकार का पोर्टल बंद हो गया और हाहाकार मच गया। यहाँ लोग कहने लगे कि इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कैसे काम चलेगा, कैसे क्या होगा। तो मैंने आपसे केवल फोन पर बात करी। मैंने कहा भाई साहब ये बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है और हम तो बहुत मुसीबत में पड़ गए हैं, अभी कैसे होगा काम, और मैं आऊं क्या करूं आपके पास। तो सच में आपने कहा कोई आने की आवश्यकता नहीं है, आपने एक पत्र लिखना है मुझे, और वो पत्र अपने मोबाइल से मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। और मैंने आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा और अगले ही दिन हमको चारों नदियों में काम की स्वीकृति मिल गई।
मैं आपका हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी आज भी आप वाइल्ड लाइफ की बैठक करके आ रहे हैं। 100 से भी अधिक आज अनेक प्रस्ताव देश भर के जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जिनको स्वीकृति मिलनी होती है, एनओसी मिलनी होती है, उन सबको आप स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। और बहुत सारे काम जो वर्षों से लटके हुए थे, आपके इस मंत्रालय में आने के बाद उनको लगातार स्वीकृति मिल रही है। और हमारे राज्य में इसका महत्व और ज्यादा है क्योंकि हमारे राज्य के कुल भूभाग का 71% भूभाग वनों से आच्छादित है। तो कोई भी विकास की योजना, मैं कल भाई साहब से कह भी रहा था, मैंने कहा कोई भी विकास की योजना वन विभाग से गुजरे बिना नहीं हो सकती है पास। इसलिए आपके यहां से जो भी गुजरती है उसको आप तुरंत धक्का दे देते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। इसलिए मैं बार बार आपका देवभूमि उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं उन सभी लोकतंत्र के रक्षकों को भी मैं नमन करता हूं जिन्होंने आपातकाल के अंधकारपूर्ण दौर में भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज हमें लोकतंत्र की रक्षा करने वाले सभी डिस्टर्बेंस हो रहा है, उससे क्या दिक्कत हो रही है? आपातकाल का कालखंड एक काल अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश के संविधान को दरकिनार करते हुए आपातकाल की घोषणा करके लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया था। ये फैसला हमेशा की तरह देश को अपनी जागीर समझने वाले एक परिवार की हठधर्मिता का तानाशाही रवैये का परिणाम था। ये वही परिवार जिसके राजकुमार आज अपनी जेब में संविधान की किताब लेकर संविधान बचाने की दुहाई देते रहते हैं। आप सभी भलीभांति परिचित हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जब एक चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया था, तब उन्होंने सत्ता छिन जाने के भय से संविधान की धाराओं को तोड़ मरोड़ कर भारत के महान संविधान की हत्या का षड्यंत्र रचा था। भारतीय संसद को बंधक बना दिया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप थोप दी गई थी, न्यायपालिका की गरिमा को तार तार कर करोड़ों देशवासियों को उनके मौलिक अधिकारों को रौंद दिया गया। आपातकाल के उन काले दिनों में सत्ता के नशे में चूर तत्कालीन सरकार ने सभी विपक्षी नेताओं को, सैकड़ों पत्रकारों को, उनके आवाज को दमन किया जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठ रही थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलकर पूरे देश को एक खुली जेल बना दिया था। उस दौर में मीसा और डीआईआर जैसे काले कानून थोपकर हजारों लोकतंत्र समर्थकों को जेल में ठूस दिया गया था। लेकिन नमन है लोकतंत्र के रक्षकों को जिन्होंने जेल की काल कोठरियों में अपनी तपस्या को भी तपोभूमि बना दिया और लोकतंत्र के दीप को बुझने नहीं दिया। उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण, नानाजी देशमुख, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर जी जैसे अनेक लोकतंत्र सेनानियों ने आपातकाल लगाने की सरकार के उस निर्णय के विरुद्ध आंदोलन को दिशा देने का काम किया। जेल की चारदीवारी में बंद रहते हुए भी इन नेताओं ने युवाओं के भीतर लोकतंत्र के प्रति चेतना जागृत करने का कार्य अनवरत रूप से चालू रखा। उस समय अटल जी ने कई कविताएं लिखी। जब कांग्रेस के एक नेता ने अति चाटुकारिता में, देवकांत बरुआ ने, उन्होंने चाटुकारिता की सभी हदें पार करते हुए इंडिया इज इंदिरा कहा तो अटल जी ने जवाब देते हुए लिखा, इंदिरा इंडिया एक है, इति बरुआ महाराज, अकल घास चरने गई, चमचों के सरताज,
चमचों के सरताज किया अपमानित भारत, एक मृत्यु के लिए कलंकित भूत भविष्य, कह कैदी कविराय, स्वर्ग से जो महान है, कौन भला उस भारत माता के समान है। तानाशाही सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जनसंघ सहित अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने अपनी पूरी शक्ति से लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन चलाया। देश भर के विद्यार्थियों ने अनेक विश्वविद्यालयों से इस आंदोलन को चलाया। युवाओं, नौजवानों ने आगे बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया और उन सब ने रुकना और झुकना स्वीकार नहीं किया। हजारों कार्यकर्ताओं ने यातनाओं को सहा, लगातार आगे बढ़ते रहे। आखिरकार तानाशाही सरकार को झुकना पड़ा और आपातकाल समाप्त हुआ। देश में पुनः चुनाव कराने पड़े। पहली बार 1977 में किसी गैर कांग्रेसी सरकार को चुनकर देश की जनता ने संविधान के हत्यारों को करारा जवाब दिया। साथियों, उत्तराखंड की पुण्य भूमि पर भी ऐसे अनेक सपूतों ने जन्म लिया है जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देते हुए जन क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाई। कल भी एक कार्यक्रम लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में आयोजित किया गया था। पूरे प्रदेश भर के अनेक लोकतंत्र सेनानी हमारे बीच में आए थे, जिनकी आयु भी काफ़ी हो गई, लेकिन एक कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया। ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने, जैसे चंद्र सिंह राठौर बागेश्वर के शिक्षक रहते हुए छात्रों में लोकतंत्र के प्रति आस्था जागृत करने का उन्होंने कार्य किया। कई यातनाएं उनको झेलनी पड़ी, यहाँ तक कि अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा और 32 वर्ष के संघर्ष के बाद वे दोबारा अपनी नौकरी प्राप्त कर सके। वहीं पौड़ी के आदरणीय गोविंद राम ढींगड़ा जी को भी राष्ट्रीय स्वयं संघ से संबंध रखने के लिए जबरन उस समय जेल में डाल दिया गया था। उत्तराखंड के प्रत्येक जिलों में सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्होंने लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने हेतु अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वयं आपातकाल के समय भूमिगत होकर लोकतंत्र की लड़ाई में अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाई। यही कारण है कि उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों को योगदान और आपातकाल के काले अध्याय से आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराने के लिए कि उनके स्मरण में भी रहे, उनको प्रेरणा भी मिलती रहे, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। यही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपातकाल की घटनाओं का उल्लेख करते हुए संघर्ष मां गुजरात नामक एक किताब भी लिखी थी 1978 में। और कल ही गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आपातकाल के दौरान संघर्ष पर लिखी गई एक नई पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज का भी विमोचन किया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक और संविधान हत्या दिवस के माध्यम से भारत की नई पीढ़ी जान सकेगी कि किस तरह आपातकाल के दौरान संविधान को रोधा गया, लोकतंत्र की आत्मा को निर्ममता से कुचला गया। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। जहां हमने कल लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया था, इसके साथ ही देश भर में, प्रदेश भर में आपातकाल के दौरान इस महान आंदोलन के बारे में हमारी नई पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रदर्शनों का भी आयोजन पूरे प्रदेश भर के अंदर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने लोकतंत्र सेनानियों की जो प्रतिमा उनको सम्मान निधि मिलती थी उसको भी बढ़ाया है। और कल ही मैंने ये घोषणा भी करी है कि कुछ हमारे देश के राज्यों में इसके लिए एक अधिनियम बना हुआ है। उस अधिनियम का अध्ययन करके आने वाले विधानसभा के सत्र में हम यहाँ भी राज्य में भी उस अधिनियम को पारित करेंगे, जिसमें अनेक प्रकार के उनके सम्मान से जुड़े हुए विषय हैं। कुछ ऐसे विषय हैं, कल उन्होंने मेरे सामने बात रखी थी कि हमको परिचय पत्र मिलना चाहिए जैसे हम कहीं जाते हैं, तो मैंने कल उसकी घोषणा भी कर दी। सभी जिलाधिकारियों को उसके निर्देश भी दे दिए हैं कि तत्काल उनको परिचय पत्र दे दिए जाएं, जिससे कि कहीं भी वो दिखे तो हम सब लोग और
सभी लोग एक सम्मान उनके प्रति लोगों का सामने हो। साथियों, मैं आज इस अवसर पर सभी से आह्वान करता हूं कि आप लोग जनता के बीच जाकर जन जागरण के माध्यम से उनसे आग्रह करें कि वो लोग कांग्रेस और उसकी पार्टी के नेताओं से कुछ प्रश्न पूछें कि क्या आपातकाल को कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक गलती मानती है, और यदि मानती है तो क्या कांग्रेस आपातकाल के अपने निर्णय को लेकर प्रायश्चित करने को तैयार है? क्या कांग्रेस ने कभी इसके लिए लोकतंत्र सेनानियों से माफी मांगी है? क्या उन्होंने उन परिवारों से माफी मांगी है जिनके घरों में जबरन नसबंदी कर दी गई? क्या उन्होंने प्रेस और न्यायपालिका से कभी खेद व्यक्त किया है? मुझे पता है कांग्रेस उनके किसी भी सवाल का, जो भी सवाल उनसे किए जाएंगे, उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में लोकतंत्र के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आज भी उनके युवराज